औरत जब बदला लेने पर आती है तो सब हदें पार कर जाती है। न उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है और ना ही कोई उसे रोक सकता है। फौजिया के दिल में भी बदले की आग जल रही थी। जब उसने देखा कि सब लोग सो चुके थे और सोते भी क्यों ना, उसने आज उनके खाने में नींद की गोलियां जो मिला दी थीं, वो चुपके से उठी और बराबर वाले कमरे की तरफ जाने लगी जहां पर वो लेटा हुआ था। उसका दरवाजा खुला हुआ था तो वो जल्दी से अंदर गई और दरवाजे को लॉक कर दिया। फौजिया को देखकर वो चौंक गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं और ये दरवाजा क्यों बंद किया है? तुम पूछ रहे हो मुझसे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? वो मुंह फेर कर बोला, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इसका अजाला भी तुम्हें ही करना होगा। फौजिया उसके बहुत करीब आ चुकी थी। क्या मतलब है आपका? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो मेरे सामने आता है तो मुझे घिन आती है। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी वजह से मुझे उस बदसूरत आदमी से शादी करना पड़ी। उसने कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? वो गुस्से में था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपनाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फौजिया उसके करीब आकर उसके पास बैठ गई थी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। ऐसा कैसे सोचा आपने? क्या समझ रखा है आपने मुझे? निकल जाइए मेरे कमरे से। इससे पहले कि वो फौजिया को धक्के देता, फौजिया ने एक ऐसी हरकत कर दी कि उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि फौजिया मौलवी इमाम दीन की बेटी थी। मौलवी साहब की सिर्फ दो बेटियां थीं, निमरा और फौजिया। निमरा की शादी हो चुकी थी जबकि फौजिया अभी पढ़ रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी और हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। हमेशा पर्दे में रहती थी। ना महरम ने उसे देखा नहीं था। वो घर से ज्यादा नहीं निकलती थी, बस कॉलेज जाती और सीधा घर वापस आती। एक दिन मौलवी साहब को और उनकी फैमिली को मिलाद की दावत आई थी। फौजिया की अम्मी ने उसे कहा, बेटा तुम भी चलो, मगर उसका दिल नहीं कर रहा था। अम्मी के कहने पर उसने सफेद और गुलाबी कलर का जोड़ा पहना, आंखों में काजल लगाया और किसी मेकअप को हाथ ना लगाया। उसे जरूरत ही कब थी। वो अम्मी के साथ वहां जाने लगी। काफी देर बैठने के बाद मिलाद खत्म हुआ तो खाना लग गया। फौजिया अबाया पहनकर आई थी जो उसने वहां उतार कर रखा था, क्योंकि पर्दे का इंतजाम अलग था। खाना लगते ही वो लोग दस्तरखान पर बैठ गए। वो खाना खा रही थी कि अम्मी को पानी की जरूरत पेश आई। बेटा मुझे पानी ला दो। वो उठी और पानी भरने लगी। उसे पता ही ना चला वहां सामने दरवाजे पर जो पर्दा था, वहां से उमैर अपनी अम्मी को बुलाने के लिए खड़ा था। उसकी नजर सीधा फौजिया पर पड़ी। वो उसे देखता ही रह गया। इतना मुकम्मल हुस्न उसने कभी नहीं देखा था। तब तक वो पानी का गिलास लेकर वापस नहीं चली गई। उमैर वहीं पर खड़ा रहा। कुछ ही देर में वो अबाया पहनकर बाहर निकली। उमैर उसी का इंतजार कर रहा था। उमैर ने उसे उसकी आंखों से पहचान लिया था। वो अपनी अम्मी के साथ जाने लगी तो उमैर ने कुछ फासला रखकर उसका पीछा किया। वो बहुत हैरान हुआ जब वो मौलवी साहब के घर के अंदर चली गई। अच्छा, तो ये मौलवी इमाम दीन की बेटी है। अब तो उमैर की नींदें हराम हो गईं। दिन रात उसे वही चेहरा नजर आता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उमैर बहुत ही कम सूरत लड़का था। उसकी तरफ कोई लड़की देखना भी पसंद नहीं करती थी, मगर उसके दिलो दिमाग में फौजिया ने कब्जा किया हुआ था। उसे किसी तौर पर चैन नहीं आ रहा था। उसने अपनी बेचैनी अपने भाई उजैर को बताई थी। उजैर बहुत ही खूबसूरत लड़का था और लड़कियां उस पर मरती थीं। ये दोनों भाई थे, मगर उनकी शक्लो सूरत में जमीनों आसमान का फर्क था। उमैर ने जब उजैर को बताया कि उसे एक लड़की बहुत पसंद आई है तो वो बेहद खुश हुआ। कौन है वो खुश नसीब? उसने पूछा तो उमैर ने बताया कि वो मौलवी इमाम दीन की लड़की है, लेकिन मुझसे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो बेहद हसीन है। मौलवी साहब उसकी मर्जी जरूर मालूम करेंगे, मगर मैं उसके बिना नहीं रह सकता क्योंकि उसे एक बार देखने से मेरी तो नींदें हराम हो गई हैं। तो मेरी हेल्प करो भाई। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम ऐसा करो कि उससे मिलो। उमैर के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी वो उजैर को बताने लगा। पहले तो उजैर ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, मगर उमैर ने उसे कहा कि वो मर जाएगा। वो रोने लगा तो उजैर मान गया। अगले दिन जब फौजिया कॉलेज जा रही थी तो उजैर ने उसका कुछ देर तक पीछा किया था।
अब वो रोज ही उसी रास्ते पर खड़ा होता जहाँ से फौजिया गुजरती थी। उसने उसे कई बार अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा, मगर वो निगाहें नीचे करके गुजर जाती। एक दिन मजबूरन उजैर ने उसे पुकारा, सुनिए मिस। वो हैरान होकर देखने लगी। वो मुझे पूछना था कि मौलवी इमाम दीन साहब का घर किस तरफ है। जी वो गली की आखिर में है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मुझे अपनी वालदा के लिए पानी दम करवाना है। उजैर ने बड़े ही स्टाइल से कहा था ताकि फौजिया उससे इम्प्रेस हो जाए, और हुआ भी यही। उस खूबरू नौजवान को देखकर फौजिया का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो वहां से जाने लगी, मगर ना जाने क्यों उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का उसी को देख रहा था। फौजिया ने निकात किया हुआ था। वो सोचने लगी, ये खूबरू लड़का कौन है? उजैर का काम आसान हो गया था। उसका मकसद था कि फौजिया उसे देखे, और उसने देख लिया था। अब उसे पता था कि वो उसे अपनी वजाहत के शहर में जकड़ लेगा। अब वो बहाने बहाने से रास्ते से गुजरता। फौजिया की निगाहें भी उसे ढूंढती। एक दिन नजर बचाकर उसने फौजिया के सामने एक खत फेंका और वहां से चला गया। फौजिया ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने चुपके से खत उठा लिया और वहां से चली गई। उसने अपना नाम नहीं लिखा था, बस एक नंबर था, और ये भी लिखा था कि मैं आपकी खूबसूरत आंखों का असीर हो गया हूँ। अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तो मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। फौजिया ने पढ़ा तो उसे पहले बड़ा डर लगा, मगर फिर उसने नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। वो नंबर असल में उमैर का था। यहाँ पर उजैर का काम खत्म हो गया था। भाई, मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है। अगर उसने आपको कॉल की तो समझें कि वो आपके जाल में आ गई है, वरना उसे भूल जाएं। मगर एक रात खुद ही उमैर को मैसेज आ गया था। ये मैसेज फौजिया का था। वो बेहद खुश हुआ। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। उमैर ने उसे अपना नाम उजैर बताया था। उसी दिन उमैर ने कहा कि मैं अपना रिश्ता भेजना चाहता हूँ। फौजिया बेहद खुश हुई। कुछ दिन के बाद उसका रिश्ता लेकर वो लोग आ गए थे। उजैर और उमैर दोनों भाई खुश थे। जब मौलवी साहब ने फौजिया से पूछा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तो उसने आंखें बंद करके हाँ में जवाब दे दिया। मौलवी साहब बड़े परेशान हुए उसकी हाँ सुनकर, मगर कहा कुछ नहीं। बस चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। वो खुश था कि दोनों एक हो गए हैं। वो घूंघट निकाल कर बैठे उजैर का इंतजार कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कितने अरमान सजाए थे। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। उमैर के कदमों की आवाज आई तो वो खुद में सिमट कर रह गई। वो उसके पास आ रहा था। वो आया और उसके सामने बैठा, मगर जैसे ही उसने फौजिया का घूंघट उठाया तो फौजिया ने निगाहें नीचे कर ली। उसने कहा, शादी मुबारक हो। फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, मगर उसी पल वो सख्ते में आ गई और झटका खाकर पीछे हट गई। ये कौन था जो दूल्हा बनकर उसके कमरे में आ गया था? उसे जोर का चक्कर आया और वो गिर पड़ी। कुछ देर वो बेहोश रही। उमैर उससे मोहब्बत भरी बातें करता रहा, मगर उसका दिल रो रहा था। वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। उमैर उसे देखकर समझ गया कि उसे झटका लगा है। वो उसे बताने लगा कि मैंने आपको देखा तो आपका दीवाना हो गया था, मगर मैं जानता था कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगी, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई उजैर को कहा कि वो आपसे शादी के लिए मेरी मदद करे। उसने तभी आपको ये खत दिया था, मगर इसमें नंबर मेरा ही था। आज तक आप मुझसे ही बात करती रही हैं। फौजिया को एक और झटका लगा था। उसे उजैर ने बेवकूफ बनाया था, वो भी अपने भाई के लिए, मगर वो बहुत खामोश थी। दूसरे दिन फौजिया ने उजैर को देखा था। वो नाश्ते की टेबल पर उन सब के साथ था। कैसी हैं भाभी? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। फौजिया को सख्त गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन फौजिया ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सबको खिला दी। उजैर का खाना अलग करके रख दिया, क्योंकि वो देर से घर आता था, इसलिए उस दिन सब सो गए थे सिवाय फौजिया और उजैर के। मगर उजैर ने उसे बुरी तरह धुतकार दिया था कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। वो वहाँ बैठी मुसलसल रोए जा रही थी। फौजिया बुरी तरह फंस चुकी थी। वो किसी को कुछ भी बता नहीं सकती थी। उसकी बदनामी होती, मगर उसके दिल में आग लगी हुई थी, बदले की आग। उन दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी जिंदगी से खेला था। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। फौजिया ने कसम खाई थी अब वो सबके साथ एक नॉर्मल रवैया रखती। उस दिन के बाद वो कभी उजैर के कमरे में नहीं गई।
उजैर भी अब उससे बात कर लेता था। वो यही सोचता कि इस लड़की का कसूर नहीं है, ये वाकई मुझे पसंद करती थी, मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया, मगर फिर भी ये मेरी भाभी है। फौजिया का शोहर उसे बेहद मोहब्बत करता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसका ख्याल रखता, मगर फौजिया को उससे घिन आती थी, जिसका वो इजहार भी नहीं कर सकती थी। 2 माह बाद उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी, मगर उसका शोहर बेहद खुश था। सास ससुर सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। फौजिया को चौथा महीना लग चुका था। आजकल घर में यही बातें चल रही थी कि उजैर की भी शादी कर दी जाए। उजैर किसी को पसंद करने लगा था। वो लोग वहाँ रिश्ता लेकर गए थे। अब उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। कुछ दिन के बाद उजैर की बीवी उस घर में आ चुकी थी। वो बेहद हसीन थी, चांद सूरज की जोड़ी थी। उसे देखकर फौजिया को सख्त जलन होती कि काश उसकी जगह मैं होती। मुझ में आखिर क्या कमी थी जो उजैर ने मुझसे शादी नहीं की। फौजिया आजकल उजैर की बीवी किंजा के साथ होती और हमेशा उजैर की बातें करती रहती। उसे बताती कि उसकी उजैर के साथ बहुत दोस्ती थी। उजैर ने ही उसे पसंद किया था, मगर फिर उमैर बड़े थे तो मेरी शादी उनसे हो गई। इस बात पर किंजा के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर तुम परेशान मत हो, अब तो मैं उसकी भाभी हूँ। जी भाभी, किंजा ने बामुश्किल जवाब दिया था। अच्छा सुनो, ये बातें उजैर से मत करना, वरना वो तुमसे नाराज हो जाएगा। अब वो रोज कोई ना कोई बात किंजा को बताती। ये देखो सूट अच्छा है ना, ये उजैर मेरे लिए लाए थे। किंजा ये बातें सुनकर अपने शोहर से मुंतफिर हो गई थी। आजकल वो ज्यादातर अपने मेके में रहती। उजैर को फौजिया ने कहा कि लगता है तुम्हारी बीवी का मैके में कोई और ही चक्कर है, तभी वो यहाँ रहना पसंद नहीं करती। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? वो गुस्से में आने लगा। मैं ठीक कह रही हूँ, अपनी बीवी पर नजर रखो, तुम्हारे जाते ही वो फोन पर लग जाती है। मेरा मतलब है उसे कुछ मत कहना, मगर नजर रखना। ये कहकर फौजिया वहाँ से चली गई। एक बीज का शक वो किंजा के दिल में बो चुकी थी और एक बीज उजैर के दिल में। अब उसे यकीन था कि ये बीज अपनी जड़ें पक्की करेगा, और हुआ भी यही। एक दिन किंजा किचन में आई तो फौजिया को रोते हुए देखा। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं फौजिया, अपने आंसू पोंछते हुए बोली। नहीं भाभी, कोई तो बात हुई है ना, मुझसे मत छुपाइए। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे शोहर की बुरी नजर है मुझ पर। वो रोते हुए बताने लगी। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ किंजा, आज वो मेरे कमरे में आया था, मुझे अकेला देखकर मेरा हाथ पकड़ा और फिर मेरे साथ उसके आगे। फौजिया कुछ ना बोली और रोने लगी थी। अब मैं ये किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा बच्चा होने वाला है। सब लोग कहेंगे कि ये बच्चा भी। तुम तो जानती हो ना, औरत की इज्जत कितनी नाजुक शय होती है। किंजा अचानक से उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। फौजिया ने अपना तीर चला दिया था। कुछ देर में उसने देखा कि किंजा अपना बैग उठाए जा रही थी। शाम को दोनों भाई वापस आए। उजैर उसके पास आया। भाभी, किंजा कहाँ है? पता नहीं मुझे, तुम्हारी बीवी का, वो मायने खेज अंदाज में बोली। उजैर को गुस्सा आ रहा था। उसने कॉल मिलाई तो किंजा ने फोन काट दिया। उजैर का मूड सख्त ऑफ हो गया था। वो अपने कमरे में चला गया। 2 दिन के बाद किंजा की जानिब से खुला का नोटिस आ गया। उसने ये इल्जाम लगाया कि उजैर का अपनी भाभी के साथ चक्कर है। देख लो, तुम्हारी बीवी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर और तुम पर इल्जाम लगा दिया है। फौजिया रोने लगी थी। मत रोए भाभी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर किंजा ना मानी। आखिर गुस्से में आकर उजैर ने उसे तलाक भिजवा दी। अब फौजिया खुश थी। एक कांटा तो निकल चुका था। अब उसका शोहर बचा था और वो हर वक्त उजैर के आगे पीछे फिरती, जबकि उसके शोहर उमैर को ये सब पसंद नहीं था। तुम क्यों हर वक्त उसके काम करती हो? एक दिन उमैर ने उसे रोक ही दिया। वो आपका छोटा भाई है, दुखी है, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है। अच्छा, तो तुम उसकी बीवी बनने की कोशिश कर रही हो? वो गुस्से में आ गया था। क्या कह रहे हैं आप? इस्लाम में देवर जैसे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। अच्छा, जब आपने मुझसे शादी की थी तब क्या आपने इस्लाम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने भाई को मुझसे बात करने का कहा था? फौजिया ने कहा तो वो गुस्से से बाहर निकल गया। अब उमैर के दिल में भी शक आ गया था। कुछ दिन बाद फौजिया ने एक बेटे को जन्म दिया था, मगर उसके शोहर को कोई खुशी नहीं हुई थी।
جب فوزیہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو رات کو جب سو جاتے تو وہ دیور کے کمرے کے آس پاس رہتی تاکہ اس کا شوہر دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ دیور کے کمرے سے نکلی ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، عمیر کے قدموں کی آواز آئی تو فوزیہ جلدی سے اپنے دیور کے کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ عزیر کو دیکھ کر بولی، کیا تم نے کھانا کھایا؟ عزیر نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ بھابھی، آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ میں تمہیں کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ پیچھے سے عمیر آ گیا، فوزیہ کو بالوں سے پکڑا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ رونے لگی تو عزیر بھی باہر آ گیا اور فوزیہ کو چھڑانے لگا۔ تم دونوں میرے گھر میں رنگ رلیاں منا رہے ہو، مجھے تو پہلے ہی دن سے شک تھا کہ تم دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ وہ چلا رہا تھا کہ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ اماں بابا دیکھیں، ان دونوں کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ سب حیران تھے۔ فوزیہ چلا رہی تھی اور عمیر نے اسے طلاق دے دی۔ اب وہ عدت میں تھی، اپنی ساس کے کمرے میں رہتی تھی۔ اس نے اپنی ساس سے کہا تھا کہ میرے امی ابو کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ آنٹی کچھ ایسا کریں کہ میری شادی نہ ٹوٹے۔ اس کی ساس نے یہی بات عزیر اور عمیر سے بھی کر دی۔ جب فوزیہ نے بتایا کہ میں عزیر کی وجہ سے پریشان تھی اس لیے اسے کھانے کا پوچھنا گئی تھی، عزیر نے بھی یہی کہہ دیا کہ وہ بس میرا خیال رکھ رہی تھی کیونکہ کنزہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عمیر اب حلالہ کرنا چاہتا تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ کس پر بھروسہ کرے۔ آخر اسے اپنے بھائی عزیر کا خیال آیا۔ بھائی، یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے آپ نے پہلے ہی بھابھی کی نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اسے عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ اس نے انکار کر دیا، مگر فوزیہ اس کے پیروں میں گر گئی۔ اپنے بھتیجے کی خاطر مجھ سے نکاح کر لو، میں اسے لے کر کہاں جاؤں گی؟ ماں باپ بھائی سب کے دباؤ میں آ کر وہ راضی ہو گیا، مگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن چپکے سے ان کا نکاح ہو گیا۔ آج فوزیہ عزیر کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر کے بعد کمرے میں آیا اور اسے دیکھ کر بولا، بھابھی آپ سو جائیے۔ نہیں عزیر، میں سو نہیں جاتی جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرتے۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ ارے بھابھی مت روئیے، وہ اسے چپ کروانے لگا۔ فوزیہ روتے روتے اسے دیکھنے لگی۔ عزیر اس کی آنکھوں کے حصار سے نکلنا چاہتا تھا مگر نہ نکل پایا۔ صبح ہوتے ہی عمیر عزیر کے پاس آیا کہ میری بیوی کو طلاق دے دو، مگر عزیر خاموش تھا کیونکہ رات کو فوزیہ نے اسے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اگر تم نے مجھے طلاق دی تو میں اپنی اور اپنے بچے کی جان لے لوں گی۔ عزیر کہنے لگا، میرا بھائی عمیر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نہیں، وہ مجھے پیار نہیں کرتا، یہ سب اس کا ڈھونگ ہے۔ وہ تو مجھے مارتا ہے، ہاتھوں سے بھی اور باتوں سے بھی۔ روز رات کو ایک نئے آدمی کا نام لے کر مجھ پر شک کرتا ہے۔ وہ تو میری کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ عزیر بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، مجھے یقین نہیں آ رہا بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارا بھائی ہے، تم تو کہو گے۔ فوزیہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ میرا قصور تو بتاؤ، کیا میں کوئی کھلونا ہوں کہ ایک بھائی کھیل کر دوسرے کو دے دے اور پھر پہلے کو واپس کر دے؟ اب مجھے مت چھوڑنا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں نے بہت صبر کیا، مگر اب میں تمہاری بیوی ہوں، کنزہ تمہارے قابل نہیں رہی۔ آپ کو یاد نہیں اس دن آپ کے بھائی عمیر نے آپ پر الزام لگایا تھا؟ عزیر کو یاد آیا کہ اس کا بھائی فوزیہ کو مار رہا تھا، حالانکہ وہ تو بس کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد صبح اس نے فوزیہ کو کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ فوزیہ دل میں بہت خوش ہوئی کہ اسے اپنا من پسند ساتھی مل گیا ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں فوزیہ کو طلاق نہیں دے سکتا۔ عزیر نے بتایا تو عمیر چلانے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے بھائی، آپ کی وجہ سے میں نے فوزیہ کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنسا کر شادی آپ سے کروا دی۔ اب مجھے اس کی سزا بھگتنی ہے۔ شرم آنی چاہیے، تمہاری اپنی بھابھی پر بری نظر تھی، میں ہی بے وقوف تھا کہ حلالے کے لیے میں نے تمہیں چنا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو سمجھنا ہے سمجھ لے، مگر میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، میری مجبوری ہے۔ عزیر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ ادھر فوزیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ عمیر کے پیروں میں گر پڑی تھی۔ اسے کہا، آپ عزیر کو مجبور مت کریں، وہ اپنی جان لے لے گا اور مجھے بھی مار ڈالے گا اور میرے بچے کو بھی مار ڈالے گا، جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ وہ رو رہی تھی، عمیر پریشان ہو گیا۔
وہ اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عمیر نے اپنا سامان باندھا اور ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فوزیہ اسے جاتا دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ سانپ بھی مر چکا تھا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی، آج عزیر اس کا ہو چکا تھا۔ جس طرح ان دونوں بھائیوں نے چالاکی سے فوزیہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، ٹھیک اسی طرح فوزیہ نے بھی اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اس میں فوزیہ کا کیا قصور تھا؟ وہ سوچنے لگی اور خود کو تسلیاں دینے لگی، شاید فوزیہ ٹھیک ہی تھی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور بتائیے گا۔